हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइमा एकेडमी। गाइस, हम सॉल्व कर रहे हैं उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th साइंस का क्वेश्चन पेपर 2024 का, जिसमें अभी तक हमने 23 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं और इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, 25 एंड 26 को सॉल्व। तो स्टार्ट करते हैं अब अपने क्वेश्चन सॉल्व करना। देखो यहाँ पे 24th क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम व सूत्र लिखिए। पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। इसका मतलब है कि कोई पदार्थ है जिसको सफ़ेदी करने में यूज़ करते हैं, उस पदार्थ का नाम और सूत्र भी बताना है। और सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि उस पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया की समीकरण लिखनी है। A solution of substance X is used for whitewashing. Write the name and formula of substance X. Write the equation of the reaction of substance X with water. तो कौन सा सब्सटेंस है, जो कौन सा पदार्थ है जिसके विलयन का, जिसके सोल्यूशन का यूज़ होता है वाइट वॉशिंग करने में? वो सब्सटेंस होता है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि जो चूना होता है, क्विकलाइम। तो नेम ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम, यानी कि पदार्थ का नाम होगा कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा चूना। फॉर्मूला भी पूछा है इसका फर्स्ट क्वेश्चन में कि पदार्थ एक्स का नाम व सूत्र लिखिए। राइट द नेम एंड फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है ये CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का। ठीक है, तो फॉर्मूला यही होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम, CaO। सेकंड पार्ट में पूछा है पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। रिएक्शन लिखनी है कि जब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, बिना बुझा चूना है, CaO, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो उससे क्या बनता है? उससे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या जिसको लाइम वाटर बोलते हैं, स्लैक्ड लाइम भी बोल सकते हैं, हिंदी में बोलेंगे बुझा हुआ चूना। तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी जो पदार्थ है, जो सब्सटेंस है जिसका यूज़ वाइट वॉशिंग करने में होता है, जब वो जल के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उससे लाइम वाटर बनता है, जिसका फॉर्मूला है ये CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। और इसके साथ साथ हीट भी रिलीज होती है, ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। ओके, समझ आया? अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण सहित समझाइए। व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो पहले हिंदी में देखते हैं। देखो, जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जब अभिक्रिया होगी तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ये प्राकृतिक गैस का दहन, मीथेन गैस है। जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, जलवाष्प यानी कि H2O गैस के फॉर्म में उत्पन्न होता है और इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। ओके, इंग्लिश में देखिए इसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। Reactions in which heat is released along with the formation of product are called exothermic chemical reactions. प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के साथ साथ जिन रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा कंबशन ऑफ नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस का कंबशन होता है, मीथेन है जो, वो नेचुरल गैस होती है, उसको नेचुरल गैस बोलते हैं। जब उसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन होता है तो उसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट रिलीज होती है, तो इसलिए हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये मेनली डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रियाओं में होता है कि आपको उत्पाद को तोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है, चाहे वो ताप देना पड़ता है, सूर्य का प्रकाश देना पड़ता है, या विद्युत देनी पड़ती है। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा ये है लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस। इसको जब हम हीट करते हैं तो उसमें हमें मिलता है लेड ऑक्साइड PbO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन गैस, ये चीज़ें मिलती हैं। तो ये क्या है, मैंने इसमें हीट दी है, ऊष्मा अवशोषित की है रिएक्शन ने, तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जिन रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उनको एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। ये यहाँ पे एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक रिएक्शंस का, कि जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, यानी कि लेड नाइट्रेट है जो वो उसको हीट को, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद वो उसको ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट है जो 25th क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये देखते हैं क्या है। क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। व्हाट हैपन्स व्हेन, राइट ओनली केमिकल इक्वेशंस। जो नीचे चीज़ें दे रखी है उनकी हमें सिर्फ केमिकल इक्वेशन लिखनी है, रासायनिक समीकरण लिखनी है, थ्योरी नहीं लिखनी। तो फर्स्ट है इसके अंदर
चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड इन लाइम वाटर सोल्यूशन। जब लाइम वाटर सोल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो क्या होता है? लाइम वाटर सोल्यूशन वही जो भी हमने 24th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में देखा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम रिलीज करते हैं, इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो उससे मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट। जो सोल्यूशन है ना वो मिल्की हो जाता है और जो सब्सटेंस बनता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में वाटर H2O रिलीज होता है। तो ये रिएक्शन होगी इसकी। सेकंड है विरंजक चूर्ण की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया की जाती है। ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2 यानी कि विरंजक चूर्ण। इसकी जब HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 बनता है, क्लोरीन गैस बनती है और वाटर रिलीज होता है। ये रिएक्शन है इसकी। थर्ड है इसके अंदर एथेनॉल की क्रिया सोडियम धातु से की जाती है। एथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल। सोडियम मेटल जब यहाँ पे ये C2H5OH इथेनॉल का फॉर्मूला है। सोडियम जब इथेनॉल के साथ रिएक्ट करती है तो इससे बनता है सोडियम इथॉक्साइड C2H5ONa और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये थर्ड रिएक्शन हो गई। सिर्फ रिएक्शन ही बतानी है, ओनली हमें केमिकल इक्वेशन ही लिखनी है। फोर्थ है एथेनोइक अम्ल की एथेनॉल से क्रिया की जाती है। इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल। जब इथेनोइक एसिड ये CH3COOH रिएक्ट करता है इथेनॉल से, दैट मीन्स C2H5OH से, तो इसमें एस्टर बनता है। एस्टर का यहाँ क्या फॉर्मूला बनेगा? CH3COO C2H5 और साथ में वाटर रिलीज होता है। तो ये क्वेश्चन हो गया 25th। नेक्स्ट है ऑप्शन दे रखा है दूसरा, इसमें दो पार्ट है। फर्स्ट है निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। खनिज, मिनरल, ये क्या होता है ये बताना है, मिनरल या खनिज। अयस्क, सेकेंड पार्ट है अयस्क या और, ये क्या होता है। तो पहले खनिज देखते हैं। खनिज क्या होता है? पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। जो पृथ्वी के अंदर जितने भी तत्व मिलते हैं प्राकृतिक रूप से उन सबको हम खनिज कहेंगे। ओके। मिनरल्स क्या होगा? मिनरल, अ मिनरल इज नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस इन अर्थ्स क्रस्ट विच आर ऑब्टेन्ड बाय माइनिंग। जो भी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस हैं अर्थ क्रस्ट में जिनको हम माइनिंग से ऑब्टेन करते हैं उनको मिनरल बोलते हैं। जैसे एल्यूमिनियम होता है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, इस तरह के जितने भी सब्सटेंस हैं वो सब मिनरल होते हैं। ठीक है। सेकंड पार्ट है इसका अयस्क इनके और। अयस्क क्या होते हैं? वे खनिज जिनमें कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है, अयस्क कहलाता है। तो अयस्क भी एक टाइप का खनिज ही, लेकिन अगर कोई खनिज ऐसा हो जिसमें कोई एक स्पेशल धातु, कोई एक विशेष धातु ज़्यादा मात्रा में हो, जितनी मात्रा में वो है उसको निकालने में कम लागत लगे, मतलब अगर हमें निकालने में कम लागत लगी और जब हम उसका बाद में यूज़ करेंगे उससे हमें ज़्यादा अर्निंग हो रही है, ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो ऐसे खनिजों को अयस्क बोलते हैं। और those minerals which contain a very high percentage of a particular metal from which metal can be profitably extracted is called ores। ऐसे मिनरल्स जिनमें किसी पर्टिकुलर मेटल का काफ़ी हाई परसेंटेज होता है और जिसको हमें एक्सट्रैक्ट करके प्रॉफिट होता है, ऐसे मिनरल्स को ओर बोलते हैं। ओके। सेकेंड पार्ट है इसका, दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती हैं। नेम द टू मेटल्स विच डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। इसमें ये कट हो रहा है। एंड टू मेटल्स विच कांट डू दैट, मतलब दो ऐसी मेटल बतानी है जो हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से डिस्प्लेस कर देंगी और दो ऐसी मेटल बतानी है जो ऐसा नहीं कर सकती हैं। तो जो भी मेटल्स हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होंगी वो तो हाइड्रोजन को हटा देंगी डाइल्यूट एसिड से, और जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होंगी वो नहीं हटा पाएंगी। तो बस हमें दो ऐसी मेटल्स बतानी है जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं और दो ऐसी बतानी है जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं। तो लोहा और एल्यूमिनियम तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे क्योंकि वे हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। मरकरी और कॉपर तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकते क्योंकि वे हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील होते हैं। आप इनकी जगह कोई भी और दो अलग एग्जाम्पल लिख सकते हो, बस वो दोनों अगर वो विस्थापित कर रहे हैं तो वो हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील होने चाहिए, और अगर विस्थापित नहीं कर सकते तो वो हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील होंगे।
Iron and aluminium will displace hydrogen from dilute acids as they are more reactive than hydrogen. यहाँ पे then की स्पेलिंग गलत हो रही है, THAN आएगा, ओके, इसे ठीक कर लेना। आयरन एंड एल्यूमिनियम है जो, वो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे क्योंकि वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। मर्क्यूरी एंड कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स एज दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। जो मर्क्यूरी और कॉपर है वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे हाइड्रोजन को क्योंकि वो दोनों हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं। ज़्यादा रिएक्टिव वाला डिस्प्लेस कर सकता है, कम रिएक्टिव नहीं कर सकता। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इसके अंदर 4 पार्ट है, तो देखते हैं इसके 4 पार्ट्स। पहले फर्स्ट वाला पार्ट है जो, किन्हीं 2 यौन संचारित रोगों के नाम लिखिए। नेम एनी 2 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। 2 डिजीज़ बताने हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकते हैं। कोई भी 2 लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने बताया है आपको एड्स और सिफिलिस, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम ही नाम होंगे। एड्स और सिफिलिस हैं जो वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, यौन संचारित रोग है, ओके। सेकेंड पार्ट है इसका, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। स्टमक के अंदर एसिड का रोल बताना है। तो देखते हैं पहले हिंदी में, आमाशय में अम्ल की भूमिका। एक तो जो अम्ल है वो आमाशय के माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे जो उसका भोजन का पाचन है वो इजी रहता है। इस अम्लीय माध्यम से क्या होता है, ये निष्क्रिय पेप्सिनोजन को पेप्सिन में सक्रिय करता है। जब आमाशय का माध्यम अम्लीय बन जाता है ना, तो पेप्सिनोजन पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय कर देता है, एक्टिव कर देता है। ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है। और जो अम्ल है इसका और क्या काम होता है, हमारे शरीर में भोजन के साथ अगर कुछ बैक्टीरिया चले जाते हैं, अनवांटेड बैक्टीरिया, तो ये उन्हें भी किल कर देता है। ये काम होता है इसका। 1 नंबर में पूछ रखा था, इतनी काफ़ी हैं, 4.2 भी लिखोगे तो भी काफ़ी है। इंग्लिश में है, रोल ऑफ एसिड इन स्टमक। एसिड मेक्स द स्टमक्स हैबिटेट एसिडिक। स्टमक के हैबिटेट को, स्टमक के मीडियम को ये एसिडिक बनाता है। इट एक्टिवेट्स इनएक्टिव पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। ये पेप्सिनोजन एंजाइम को पेप्सिन में एक्टिव करता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा जो एसिड है ऑल्सो किल्स बैक्टीरिया दैट आर ब्रॉट इनटू आवर बॉडीज थ्रू फूड। फूड के थ्रू हमारी बॉडीज़ में जो बैक्टीरिया आ जाते हैं ये उनको भी किल करता है, ठीक है। थर्ड पार्ट है, अवटु ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड या हिंदी में इसको अवटु ग्रंथि कहें, इनसे जो हार्मोन रिलीज होता है वो होता है थायरोक्सिन हार्मोन। नेम सेम ही होगा, नेम तो सेम ही होता है चाहे हिंदी में या इंग्लिश में। तो थायरोक्सिन हार्मोन है जो वो थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है, ठीक है। 4th पार्ट है जो इसका, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। Why are some patients of diabetes treated by giving injections of insulin? आपने देखा होगा अगर किसी को डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़ मतलब शुगर, तो वो इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं। क्यों दिए जाते हैं उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस, ये पूछा है इसमें। तो देखो इसका आंसर है, मधुमेह रक्त में शर्करा के उच्च स्तर के कारण होता है। मधुमेह यानी कि जो शुगर है, डायबिटीज़ है, क्यों होता है, क्योंकि हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। मधुमेह के रोगियों का इलाज इंसुलिन के इंजेक्शन देकर किया जाता है क्योंकि ये शर्करा के उपापचय को नियंत्रित करके रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है। इंसुलिन क्या करता है, जो ब्लड के अंदर शुगर है उसके लेवल को कम करता है। ब्लड में जब शुगर का लेवल बढ़ता है उसी को डायबिटीज़ बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं। तो इंसुलिन हार्मोन उस शुगर के लेवल को, शर्करा के स्तर को कम कर देता है। Diabetes is caused by high sugar level in blood. Diabetic patients are treated by giving injections of insulin as it lowers the blood sugar level by controlling the metabolism of sugar. डायबिटीज़ ब्लड में हाई शुगर लेवल की वजह से होता है। तो डायबिटिक पेशेंट्स को इंसुलिन इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये शुगर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करके ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये था इस वाले क्वेश्चन का आंसर। 26 क्वेश्चंस हो गए। आज की वीडियो में इतना ही करना था। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अभी 4 क्वेश्चंस और बचते हैं इस पेपर के, तो उनमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं जो लेंदी हैं थोड़ा, तो 2 वीडियो में वो 4 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। फिर आपका ये 24 का जो पेपर है 2024 का, ये ख़त्म हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा,
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।